गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो विषय वस्तु हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं वह है काल। काल का अर्थ समय से है और काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। तो आइए हम आज अध्ययन करते हैं कि हिंदी में काल क्या है और काल के प्रकार क्या होते हैं। काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने का समय तथा क्रिया के पूर्णता या अपूर्णता का हमें ज्ञान होता है। तो इस तरह से काल में तीन बातें आई। पहला आया कि काल से क्रिया होने के समय का पता चलता है, काल से क्रिया के पूर्ण होने का समय का पता चलता है और काल से क्रिया के अपूर्णता का पता चलता है। हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। कथन जिस क्षण प्रारंभ होता है वर्तमान काल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। भूतकाल कथन प्रारंभ होने के क्षण के पूर्व का काल जो होता है वह भूतकाल होता है और कथन होने के क्षण के बाद भविष्य में यदि कोई क्रिया होती है तो वह भविष्यत काल कहलाती है। यहाँ पर तीन उदाहरण दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तीनों काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल क्या हैं। पहला वाक्य है कि राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर जो पहला वाक्य है यह वर्तमान काल में है क्योंकि इसके अंतर्गत वर्तमान समय या चल रहे समय का हमें ज्ञान होता है। तो इसलिए पहला वाक्य क्या है? वर्तमान काल। दूसरा है कि राम विद्यालय गया था। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है वह पूर्ण हो चुकी थी पहले ही। तो यहाँ पर राम विद्यालय गया था भूतकाल है। तीसरा राम विद्यालय जाएगा। राम अभी विद्यालय नहीं गया है, आने वाले समय में विद्यालय जाएगा। तो इस वाक्य से हमें भविष्यत काल का पता चलता है। इस तरह से हमने देखा कि जो काल होता है मुख्यतया तीन प्रकार का होता है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। वर्तमान काल वह जाता है, भूतकाल वह गया, भविष्यत काल वह जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि हिंदी में मुख्य रूप से, हिंदी क्या विश्व के सभी भाषाओं में मुख्य रूप से तीन ही काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हाँ, यह अवश्य है कि इन सभी कालों के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। अब हम आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान काल में कौन कौन सी बातें आती हैं और वर्तमान काल के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर वाक्य है कि वह जाता है। तो वह जाता है यह जो है वर्तमान काल है, लेकिन वह जाता है यह सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा वाक्य है कि उसने खाया है। उसने खाया है, इस वाक्य से पता चल रहा है कि क्रिया पूर्ण हो गई है अभी अभी, तो यह पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाक्य है
कि वह आ रहा है। यहाँ पर क्रिया प्रारंभ हो गई है किंतु अभी पूर्ण नहीं है, यानी क्रिया होने में निरंतरता व्याप्त है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। अगला है कि रमेश पढ़ता होगा। रमेश पढ़ता होगा, इस वाक्य से पता चलता है कि यह निश्चित नहीं है, यह बात संदिग्ध है कि वह पढ़ भी सकता है या नहीं भी पढ़ सकता है, इसलिए यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगला वाक्य है वह आ गया हो तो उसे पढ़ाओ। यहाँ पर जो वर्तमान काल है, इस वाक्य में यह पता चलता है कि कोई कार्य तभी प्रारंभ होगा जब उसका कोई कारण उपस्थित हो। तो यदि वह आ गया हो तभी वह पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ कार्य जो है वह कारण के होने पर हो रहा है, तो ये वर्तमान काल हेतु हेतु मद, हेतु मीन्स होता है कारण, तो हेतु हेतु मद वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगला वाक्य है कि तुम यह पाठ पढ़ो। तो ये मुख्य रूप से आज्ञार्थक वाक्य है और यह वर्तमान काल में है, तो इसलिए यह आज्ञार्थक वर्तमान काल हुआ। तो आपने वर्तमान काल के इन उदाहरणों से यह जान लिया कि वर्तमान काल में किस तरह के वाक्य आते हैं, और इससे हमें यह भी ज्ञान हो गया कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। वर्तमान काल को समझ लेने के बाद अब हम वर्तमान काल के प्रकारों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है? यह वह वर्तमान काल है जिसमें क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है या ज्ञान होता है या फिर बोध होता है। जैसे मैं जाता हूँ, यह जो वाक्य है यह सामान्य वर्तमान काल में है। वह खाता है, वे जाते हैं, सब पढ़ते हैं। तो ये जो वाक्य हैं ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान काल का दूसरा जो प्रकार है वह है पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर पूर्ण शब्द लगा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि इसमें वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण हो जाने का ज्ञान या बोध होता है। जैसे राम ने पढ़ा है, यानी राम ने अभी अभी पढ़ा है, यह क्रिया पूरी हो गई है। तीसरा है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल में हमें यह पता चलता है कि क्रिया प्रारंभ हो गई है किंतु वह पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम के पढ़ने की जो क्रिया है वह प्रारंभ हो गई है किंतु अभी समाप्त नहीं हुई है। राम पढ़ रहा है, यह तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में हमें कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह का पता चलता है कि कार्य होगा या नहीं होगा। जैसे सीता खाती होगी, यह निश्चित नहीं है कि वह खा रही होगी या नहीं खा रही होगी। तो जहां पर संदिग्धता का पता चले या कार्य के होने में संदेह का पता चले और वह वर्तमान काल में हो, तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल से हमें पता चलता है कि वर्तमान काल में यह क्रिया संपन्न हो सकती है। जैसे वाक्य है कि वह आया हो, इस बात की संभावना इस वाक्य से पता चलता है कि वह शायद आया हो। इसमें संदिग्धता नहीं है बल्कि इसमें संभावना का ज़्यादा महत्व है कि वह शायद आया हो, वह आया हो, यह संभाव्य वर्तमान काल होगा। छठा है
हेतु हेतु मद वर्तमान काल। हेतु हेतु मद वर्तमान काल से हमें पता चलता है कि वर्तमान काल में जो क्रिया होती है वह किसी कारण से संपन्न होती है। यदि किसी कारण से क्रिया वर्तमान काल में संपन्न हो रही है तो वह हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह आ गया हो तो उसे खिलाओ, तो यहाँ पर उसके आने पर ही खिलाने की क्रिया संपन्न होगी। उसके आने का जो कारण है अगर वह पूर्ण होगा तभी जो है उसे खिलाया जाएगा। तो इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो वे हेतु हेतु मद वर्तमान काल कहे जाते हैं। परीक्षाओं में काल के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्यतया विद्यार्थी उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं, क्योंकि इतने भारी भरकम नामों से उन्हें भय पैदा हो जाता है और वे इसको पढ़ने से भागने लगते हैं। किंतु यहाँ पर इसका सरलीकरण कर दिया गया है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया सामान्य रूप से हो रही हो, पूर्ण वर्तमान काल जब क्रिया वर्तमान काल में पूरी हो गई हो, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल जब क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ हुई हो और वह अभी पूरी नहीं हुई हो, संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया वर्तमान काल में तो है किंतु उसके होने ना होने में संदेह हो, संभाव्य इस बात की पर्याप्त संभावना है कि क्रिया जो है वह वर्तमान काल में होगी। हेतु हेतु मतभूत, हेतु का अर्थ यहाँ पर कारण है और कारण से ही क्रिया संपन्न होगी। तो जहां पर कोई भी क्रिया किसी कारण से संपन्न हो रही वर्तमान काल में वहां हेतु हेतु मद वर्तमान काल होता है। इस तरह से वर्तमान काल के मुख्यतया 6 भेद होते हैं। कहीं कहीं हमें एक 8वां भेद आज्ञार्थक वर्तमान काल मिलता है। तो आज्ञार्थक वर्तमान काल का अर्थ होता है या परिभाषा होती है कि इन वाक्यों से हमें आदेश या निर्देश का वर्तमान काल में होने का बोध या ज्ञान होता है। जैसे अब तुम लिखो, इसमें लिखने के लिए वर्तमान काल में आदेश दिया जा रहा है, तो यहां पर आज्ञार्थक वर्तमान काल है। एक जो संदेह पैदा होता है कि संदिग्ध और संभाव्य में, तो संदेह अगर हो कार्य होने में तो संदिग्ध वर्तमान कहलाएगा, अगर संदेह नहीं हो यानी होने की पर्याप्त संभावना हो तो संभाव्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल को समझ लेने के बाद हम आते हैं भूतकाल पर। भूतकाल क्या है? भूतकाल से हमें पता चलता है कि क्रिया अतीत काल में संपन्न हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कथन के प्रारंभ होने के क्षण के पूर्व जब क्रिया संपन्न हो जाए तो उसे भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम भूतकाल को समझने का प्रयास करते हैं। एक वाक्य है कि राम गया। इस वाक्य में राम कब गया इस बात का हमें विशेष ज्ञान नहीं होता है। तो जब कोई कार्य भूतकाल में हुआ हो और हमें उस समय का कोई विशेष ज्ञान नहीं हो और वह क्रिया सामान्य रूप से हुई हो तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा है कि राम अभी अभी आया है। यहां पर आप देखिए कि है शब्द लगा हुआ है, इससे हमें वर्तमान काल का भ्रम होता है, किंतु यह वर्तमान काल में नहीं है कि राम अभी अभी आया है, यानी आने की क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। तो इसलिए यह वाक्य भूतकाल के जिस प्रकार का है वह है आसन्न भूत। आसन्न का मतलब तत्काल अभी अभी क्रिया का कार्य समाप्त हुआ है। दूसरा है वाक्य कि हरि ने रामायण पढ़ा था।
तो हरि ने रामायण पढ़ा था। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है काफी समय पहले समाप्त हो चुकी है। तो यह जो वाक्य है यह वाक्य होगा पूर्ण भूत के अंतर्गत। घ वाला वाक्य है कि राम खेल रहा था। राम खेल रहा था, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि क्रिया अतीत काल में प्रारंभ तो हुई थी, किंतु यह हमें पता नहीं है कि क्रिया पूर्ण हुई या नहीं हुई। तो इसलिए यह जो है यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत वाक्य आएगा। अगला वाक्य है कि शायद तुमने देखा होगा। यह एक संदेह व्यक्त करता है कि यहां पर देखने की क्रिया होने में संदेह है, कि जो क्रिया पूर्ण हुई है उसके पूर्ण होने में संदेह है। तो यहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला वाक्य है कि यदि वह सतर्क रहता तो दुर्घटना नहीं होती। तो यहां पर कार्य के पीछे कारण है, इसको हेतु हेतु मदभूत कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि क्रिया भूतकाल में यदि कोई संपन्न हुई होती तो दुर्घटना नहीं होता। अगर वह भूतकाल में सतर्क रहता तो शायद दुर्घटना नहीं होती। इससे आपको यह पता चला कि भूतकाल के अंतर्गत कितने प्रकार के वाक्य आते हैं। तो आइए हम भूतकाल के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल से क्रिया के होने के किसी समय का हमें ज्ञान नहीं होता है और क्रिया सामान्य रूप से अतीत काल में होती है, तो सामान्य भूतकाल कहा जाता है। यहां पर सीता गई। सीता गई यह निश्चित नहीं है कि सीता कब गई है, इसका कोई निश्चित समय पता नहीं है, किंतु सीता चली गई है, तो यह सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न का मतलब है तत्काल या तुरंत, यानी कार्य अभी तत्काल ही समाप्त हुआ है। जैसे हरि अभी आया है, यानी हरि के आने की क्रिया अभी तत्काल संपन्न हुई है, इसलिए यह आसन्न भूत होगा। या फिर देखा गया है, तो यह भी क्या होगा, आसन्न भूत होगा। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया अतीत में पूरी तरह से संपन्न हो गई हो, समाप्त हो गई हो, तो पूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। जैसे राम ने पढ़ा था। राम के पढ़ने की क्रिया काफी समय पूर्व समाप्त हो गई थी, तो यहां पर पूर्ण भूतकाल है। अगला उदाहरण है कि वह देखा गया था। तो यहां पर भी क्रिया जो है वह पहले ही समाप्त हो गई है, तो इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहा गया। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है कि पूरा ना होना। जब अतीत काल में क्रिया संपन्न नहीं हुई हो और यह भी पता चले कि क्रिया तो प्रारंभ हुई थी, किंतु वह पूरी हुई है कि नहीं हुई है, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे राम खेल रहा था। यहां पर राम के खेलने की क्रिया अतीत में प्रारंभ तो हुई थी, किंतु वह क्रिया समाप्त हुई या नहीं हुई, इस बात का हमें पता नहीं चलता है, तो यहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल से हमें पता चलता है कि अतीत काल में कोई क्रिया संपन्न हुई या नहीं हुई, इसमें संदेह है। जैसे राम आया होगा।
तो इस वाक्य से हमें संदिग्धता या संदेह का पता चलता है, वह देखी गई होगी। तो इस वाक्य से भी हमें संदेह का पता चलता है, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। हमने कहा कि हेतु का अर्थ होता है कारण। अतीत काल में यदि कोई क्रिया की गई होती तो उसके कारण से दूसरी क्रिया संपन्न हो गई होती। जैसे वह परिश्रम करता, वह अगर अतीत काल में परिश्रम किया होता तो अवश्य पास हो जाता। तो यहां पर ये जो वाक्य है यह हेतु हेतु मद भूतकाल है। इस तरह से भूतकाल के कुल 6 प्रकार होते हैं। परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि देखा गया हो, देखी गई हो, यह किस काल के अंतर्गत आएगा? तो देखा गया हो, देखी गई हो, इसकी संभावना ज्यादा है, संदेह कम है, तो इसलिए यह संभाव्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। संभाव्य भूतकाल वहां होता है जहां पर क्रिया के होने के संबंध में पर्याप्त संभावना हो, वहां पर संभाव्य भूतकाल होता है। अब हम आते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल से हमें पता चलता है, हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। तो यहां पर आप देखिए कि कुछ वाक्य दिए गए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इस तरह के वाक्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। श्याम पुस्तक पढ़ेगा, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि श्याम ने अभी पुस्तक नहीं पढ़ा है, आने वाले समय में पढ़ेगा। दूसरा वाक्य है कि संभवतः कल राम आए, राम आया नहीं है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राम कल आएगा या आने वाले समय में आएगा। तीसरा है वह गाए तो मैं नाचूं, यानी नाचना उसके गाने पर ही निर्भर है और यह भविष्य काल में बात है, इसलिए यह भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। आप वहां अवश्य जाइएगा, आप वहां नहीं गए हैं लेकिन आने वाले समय में अवश्य जाइएगा। तो इस तरह के वाक्य जहां आपको मिले तो वे भविष्यत काल के अंतर्गत आएंगे। भविष्यत काल को समझ लेने के बाद हम भविष्यत काल के प्रकारों पर आते हैं। भविष्यत काल के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। कुछ पुस्तकों में आज्ञार्थक भविष्यत काल मिलता है। इस तरह से भविष्यत काल के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, इसमें क्रिया के भविष्य काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, तो वह पुस्तक पढ़ेगा यह आने वाले समय में क्रिया होने का पता बताता है, तो यह सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल से हमें पता चलता है कि कोई क्रिया भविष्य में होने की संभावना पर्याप्त है। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि भविष्य में चोर के पकड़ने की संभावना है, वह देखा जाएगा। तो यहां पर भी भविष्य में देखने की संभावना है, तो यह संभाव्य भविष्यत काल होगा। अगला है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल का कि भविष्य में कोई कार्य है, होगा किसी कारण से। तो यहां पर आप देखिए कि वह आए तो मैं जाऊं, यानी उसके आने पर ही मेरे जाने की क्रिया पूरी होगी। तो यहां पर इसके बीच वह आए, यह शर्त है, यह कारण है मेरे जाने का, इसलिए यहां पर हेतु हेतु मद भविष्यत काल होगा। अगला है आज्ञार्थक भविष्यत काल। आज्ञार्थक भविष्यत काल से हमें भविष्य में आज्ञा, निर्देश,
आदि देने का पता चलता है। जैसे अब तुम्हें जाना होगा, तुम जाना मा चाहो लेकिन तुम्हें जाना होगा, इससे आज्ञा का पता चलता है, तो यह आज्ञार्थक भविष्यत काल होगा। इस तरह से आपने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल का अध्ययन करने के साथ साथ उनके प्रकारों और उनसे संबंधित उदाहरणों का अध्ययन कर लिया है। अब आप काल से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम हो गए होंगे। धन्यवाद।